नमस्कार साथियों। आज हम अपना एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 4 पदार्थ, धातु और अधातु को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है जी। तो आप यहाँ पर देखेंगे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि जैसी कुछ पदार्थों से परिचित है। कुछ पदार्थ सारणी 4.1 में दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर आपके को दिखाया गया है, सारणी के अंदर की कुछ वस्तुएं और पदार्थ दिखाए गए हैं। तो आपने उसमें से पता करना है कि कौन से जो है आपके दिखावट में चमकदार है, या वो जो है आपके निष्प्रभ है, या फिर कौन से कठोर है और कौन से कठोर नहीं है। तो हमारे पास आयरन है, कोयला है, सल्फर है, एल्युमिनियम, कॉपर। इसका आप जो है आंसर अपने आप दे सकते हैं। तो क्या आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु है? तो सारणी 4.1 में शेष पदार्थ अधातु है। धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। स्मरण कीजिए कि चमक और कठोरता भौतिक गुण होते हैं। तो हमें जो हमने ये जो है पढ़ा हुआ है कि जो भौतिक गुण होते हैं वो हम क्या करते हैं, उनके फिजिकल एग्जिस्टेंस के ऊपर लगाते हैं। जैसे चमक, कठोर, उसका आकार। ठीक है। तो धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं? क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तु जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है? क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप उनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? क्या कोयले के टुकड़े को पीटने पर भी वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं? आइए जाने। तो यहाँ हमारे पास क्रियाकलाप दिया हुआ है 4.1। इसको आप जो है वो खुद ब खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आगे हम इसको देखते हैं। तो आपने देखा है कि लोहे की कील और एल्युमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तित हो जाता है। तो हमने ये अपने एक्सपेरिमेंट में भी जो आप पढ़ोगे ऊपर, तो उसमें हमने देखा है कि लोहे की जो वस्तुएं होती है, अगर उनको हम पीटते हैं तो वो क्या है, उनके आकार में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। यदि उन्हें और अधिक शक्ति से पीटा जाए तो वो क्या हो जाती है, उनकी शीट में वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो जी इसने क्या बताया है कि आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी के वर्क से भी परिचित होंगे। आप एल्युमिनियम पन्नी, पर्णिका द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटने के उपयोग से भी अवश्य परिचित होंगे। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है वो अघात वर्धनीयता कहलाता है। तो भाई एक बात याद रखना कि जब हम किसी धातु को पीट पीट कर जो है शीट के रूप में परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसको अघात वर्धनीयता कहते हैं। यानी कि धातु को शीट में कवर कर में चेंज करना, धातु को शीट में चेंज करना अघात वर्धनीयता कहलाता है। ठीक है। ये आपका एमसीक्यूज एक बन जाता है। ठीक है। तो यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है। जैसा आपने देखा होगा कोयले और पेंसिल लेड जैसे पदार्थ यह गुण प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि अगर हम कोयले या पेंसिल लेड को अगर हम पीटते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, बुरबुरे हो जाते हैं, यानी कि वो टूटने लगते हैं। क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? शायद नहीं। ठीक है। तो यानी कि अगर हम कोई धातु का गर्म पात्र होगा, अगर उसको हम बिना प्लास्टिक के हत्थे या लकड़ी के हत्थे के पकड़ेंगे तो वो हमें क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। तो कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है। जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं, इन अनुभवों के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के संचालन के विषय में क्या कह सकते हैं? आपने एक विद्युत कर्मी को पेंचकस से काम करते देखा होगा। उसका हत्था किस प्रकार का होता है, क्यों? आइए जानें।
तो यहाँ पर हमारे पास एक क्रियाकलाप दिखाया गया है 4.2। याद करिए, किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं, इसका निरीक्षण करने हेतु विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है। ये हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि कैसे जो है हम एक विद्युत परिपथ बनाते हैं। इसमें विभिन्न वस्तुओं के साथ यह क्रियाकलाप किया होगा। अब इसी क्रियाकलाप को सारणी 4.3 में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराइए, परीक्षण कीजिए और इन पदार्थों को सुचालकों और कुचालकों में वर्गीकृत कीजिए। तो पदार्थों की वैद्युत चालकता, पदार्थ, इसमें आपने ये बताना है कि कौन सा जो है एक विद्युत का कुचालक है और कौन सा कुचालक है। जैसे लोहे की छड़ या कील है तो वो क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, गंधक है, कोयला है, तांबे की तार है, तो इसको आप जो है अपने आप पता कर सकते हैं कि कौन सा विद्युत का चालक है और कौन सा कुचालक है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसने बताया है कि जो गंधक है, कोयला है, वो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तांबे की तार क्या है, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि आपकी ज्यादातर जो तारें होती है उसमें क्या है, तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप एल्युमिनियम और तांबे की तारों का उपयोग कहाँ रख देखते हैं। क्या आपने कोयले की तारें देखी है, तो ऐसा नहीं है। धातुओं का वह गुण, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका एक और आ गया कि धातुओं का वो गुण जिसमें धातुओं को आप खींचकर तारों में परिवर्तित करते हैं उसको क्या कहा जाता है। धातुओं का वो गुण जिनसे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है, तो वो तन्यता कहलाता है। क्या आपने कभी लोहे की शीट, प्लेट, धातु का सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उनसे उत्पन्न ध्वनि के अंतर पर ध्यान दिया है? यदि नहीं तो अब आप प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि धातु का सिक्का और कोयले का टुकड़ा जब फर्श के ऊपर गिरता है तो अलग अलग तरीके से ध्वनि को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो क्या आप उत्पन्न ध्वनियों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटी देखी है? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? तो धातु से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि यानी कि एक रिंगिंग साउंड उत्पन्न होता है। जब भी कोई भी धातु होती है, जब उसको हम किसी कठोर सतह से टकराते हैं तो वो वाइब्रेट होती है और वो क्या है, एक रिंगिंग साउंड को उत्पन्न करेगी। माना आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं, एक डिब्बे से निर्मित और दूसरा धातु से। क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना है, कौन सा नहीं? क्योंकि यह धातु गायन ध्वनियां उत्पन्न करती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ध्वनिक कहलाते हैं। ठीक है, तो वही जो आपके धातु के जो धातु होती है आपकी, वो क्या करती है, वो ध्वनिक उत्पन्न करती है। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ध्वनिक कहा जाता है। जो ध्वनियां धातु से उत्पन्न होती है वो ध्वनिक कहलाती है। तो धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते। उक्त क्रियाकलाप करने के पश्चात हम यहाँ के कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्धक, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। तो अगर हमारे पास आए कि धातु किसे कहते हैं, तो वो पदार्थ जिनके अंदर क्या हो, निम्न गुण हो। कौन कौन से गुण हो, कि वो कठोर हो, चमकीले हो, आघातवर्धक हो, तन्य हो, ध्वनिक हो और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक हो, उन्हें धातु कहा जाता है। तो धातुओं के उदाहरण दिए हैं जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। इसके विपरीत जो कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम हैं तथा दिखने में कैसे लगते हैं, मलिन लगते हैं। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं है और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। तो अधातु किन्हें कहा जाता है, जो देखने में मलिन हो और हथौड़े की हल्की चोट से ही टूटकर चूर हो जाए, जो ध्वनिक ना हो और ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हो, उन्हें अधातु कहा जाता है। जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि। ठीक है,
तो यहाँ पर सोडियम और पोटाशियम धातु नरम होते हैं। ये इतने नरम होते हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटाशियम धातु कैसे होते हैं? नरम होते हैं और इनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। जबकि जो मरकरी होता है, मरकरी यानी पारा, वो एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर हमेशा द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ये क्या है? ये अपवाद है धातु की कठोरता का। तो धातु की कठोरता का अपवाद कौन सा है? कि मरकरी जो है वो क्या है? कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और सोडियम और पोटाशियम इतने नरम होते हैं कि उनको क्या है? चाकू से काटा जा सकता है। तो धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं। जंग बनने की अभिक्रिया का स्मरण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास साथ में जो हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन का क्रियाकलाप किया है। आपने देखा था कि दोनों प्रकरणों में ऑक्साइड बनते हैं। तो आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है? आयरन है और ऑक्सीजन है और प्लस जल यानी H2O, यानी आयरन Fe प्लस O2 प्लस H2O क्या बनाएगा? ठीक है, Mg प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? तो इसको आपने है जो वो पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आयरन का क्या है? जंग लगने का क्रियाकलाप दिखाया गया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ हमारे पास जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या है? जो कॉपर होता है वही कॉपर के ऊपर क्या है? एक हल्की हरी परत जमने लगती है, जिसको क्या कहा जाता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, यानी CuOS2 कहा जाता है। ठीक है, और कॉपर कार्बोनेट का जो क्या होती है? मिश्रण होती है। ठीक है, जो ये हरा पदार्थ होता है ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। ठीक है, यानी कि ये जो अभिक्रिया कैसे बनती है? जब 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2 क्या बनाएगा आपका? CuOS2 प्लस CuCO3। ठीक है, तो ये नम वायु में क्रिया करती है। तो कॉपर के ऊपर कैसे रंग की परत बनती है? तो वो बनती है हरे रंग की परत। ठीक है, हल्की हरी परत जमने लगती है। जबकि जो आयरन होता है उसके ऊपर जो है वो भूरे रंग की परत जमती है, जिसको जंग कहा जाता है। ठीक है, तो अब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय क्षारीय प्रकृति जानने हेतु विलयन का परीक्षण करते हैं। तो विलयन अम्लीय है या क्षारीय, आप इसको किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे? आपने परीक्षण किया होगा कि लाल लिटमस नीला हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। तो सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आइए अब अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का परीक्षण करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन एक आ जाता है कि धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित की जाए ये हमारे पास एक क्रियाकलाप है, इसको आप क्या है अच्छे से देख सकते हैं। ये जो हमारा ये आज का जो हम मेटल और नॉन मेटल पढ़ रहे हैं, इसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट है हम उनको ही आज क्या है देखने वाले हैं बस इसमें। ठीक है, तो हम इसको ज़्यादा विस्तार से ना पढ़ के क्या है जो इम्पोर्टेंट है वो हम इसमें से करेंगे। ठीक है, जैसे अम्लों और क्षारों में धातु और अधातु कौन से हैं? ठीक है, तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इसने एक उदाहरण दिया है, क्षार का नाम बताया है, धातु कौन सी है? कैल्शियम है। उसके बाद अम्ल का नाम बताया है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, और उसमें अधातु कौन सी है? सल्फर है। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी अपने जो है नाम बता सकते हो। उसके बाद सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। तो आपको पता है सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जो बनने वाला उत्पाद है उसका नाम क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो जब
सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड हमें जो है वो मिलता है। यानी कि जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जब आपके जल के साथ H2O के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 जो है हमें प्राप्त होता है। तो सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, तो सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जब आपका जो नीला लिटमस है वो क्या हो जाए, लाल हो जाए, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका अम्लीय प्रकृति के कहलाते हैं। तो यहाँ पर सामान्यतः इसने क्या कहा है कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ अम्लों और क्षारों के नाम आपने याद रखने हैं जो आपको कक्षा 7 में बताए गए थे। ठीक है, उसके बाद जल के साथ अभिक्रिया। तो आइए देखें धातु और अधातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं। तो सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। तो इसने कहा है कि जो सोडियम धातु होता है वो बहुत अभिक्रियाशील होता है और यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। तो इसको जो स्टोर करने का काम करते हैं सोडियम को, वो किस में करते हैं, मिट्टी के तेल में करते हैं, क्योंकि ये आपका ऑक्सीजन और जल दोनों के साथ ही क्या करता है, बहुत तेजी के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रियाकलाप एक और दिखाया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। आपने देखा है कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते। जैसे आयरन जो है वो जल के साथ धीमी अभिक्रिया करता है। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। तो इसने कहा है कि बहुत सारे अधातु जो है वो क्या है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, पर वो वायु में क्या है, बहुत ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक क्या है, सक्रिय अधातु है। वायु में खुला रखने पर वो क्या कर सकती है, आग पकड़ सकती है। तो फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए उसको क्या है, जल में रखा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद है अम्लों से अभिक्रिया। तो आइए देखें धातु और अधातु अम्लों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और हमारे पास एक्सपेरिमेंट 4.6 है। ठीक है, तो इसको भी आप अपनी कक्षा में कर सकते हैं। तो क्या धातु और अधातु अम्लों से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। परख नलियों के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली लाने पर कुछ में पॉप ध्वनि क्यों उत्पन्न हुई थी। आपने पाया होगा कि अधातु सामान्यतः अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। तो धातुएं जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, और ये जो है वो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। आपने देखा है कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता, परंतु यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, तो उसके बाद है क्षारों से अभिक्रिया। तो क्षारों से अभिक्रिया के लिए इसने एक एक्सपेरिमेंट दिया है। यहाँ पर एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताजा विलयन, उसकी 3-4 टिकिया 5 ml जल में घोल बना लीजिए। इसमें एक एल्युमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालिए। एक जलती हुई माचिस की तीखी परख नली के मुंह के निकट लेकर आइए, ध्यान से परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखाया है। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है कि पॉप ध्वनि क्या दर्शाती है। तो पहले की तरह पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातुओं की क्षारों से अभिक्रियाएं जटिल है। तो अधातु जो है वो क्षारों से अभिक्रियाएं जटिल तौर पर करती है। उसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया। कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया वाले क्रियाकलाप को याद कीजिए, और आपने कक्षा 7 में किया था।
आइए उस प्रकार की कुछ अभिक्रिया को देखिए। तो क्रियाकलाप यहाँ पर इसने दिया है कि 100 ml के 5 बीकर लीजिए और उन्हें ए बी सी डी ई चिन्हित कर दीजिए। प्रत्येक बीकर में लगभग 50 ml जल लीजिए। प्रत्येक बीकर में चित्र 4.6 ए में दर्शाए पदार्थों में से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर घोल बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर इसने कहा है कि जैसे हमने बीकर ए में क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया और उसमें हमने क्या मिलाया, जिंक का टुकड़ा मिलाया यानी कि Zn मिलाया। और बीकर बी में हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट के साथ हमने क्या लिया, लोहे की कील ली, Fe ली। ठीक है, और उसके बाद बीकर सी में जिंक सल्फेट ZnSO4 के साथ मैंने तांबे की छीलन ली। और बीकर डी में आयरन सल्फेट FeSO4 के साथ तांबे की छीलन ली। और बीकर ई में जिंक सल्फेट के साथ लोहे की कील ली। ठीक है, तो इससे आपने क्रियाकलाप कर सकते हैं। ठीक है, तो बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रखा रहने दे। अपने परीक्षण को आप क्या कर सकते हैं, नोटबुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप विभिन्न बीकरों में क्या परिवर्तन देखते हैं। तो आपने पढ़ा है कि एक धातु दूसरी धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है और इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। तो अभिक्रिया को आप निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे इसने कहा है कि कॉपर सल्फेट SuSO4 प्लस जिंक। ठीक है, तो ये आपका क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 और प्लस कॉपर Cu को ये बना देगा। ठीक है, तो जो कॉपर सल्फेट CuSO4 था वो कैसा था, नीले कलर का था। ठीक है, जब इसने जिंक Zn के साथ अभिक्रिया की तो इसने क्या बनाया, रंगहीन जिंक सल्फेट बनाया यानी ZnSO4 बनाया प्लस कॉपर Cu जो लाल कलर का था। तो आप इसी प्रकार बीकर बी में होने वाली अभिक्रिया को लिख सकते हैं। तो मैंने बीकर ए और बी में होने वाली अभिक्रिया को समझ लिया, परंतु अभी भी भ्रमित हूं कि बीकर सी डी और ई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, तो पहेली जो है इसके लिए बहुत ज्यादा क्या है, आश्चर्यचकित है। तो बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता था। इसी प्रकार बीकर डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता था। क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है। परंतु क्यों, अब बीकर ए में जिंक कॉपर को विस्थापित कर सकता है तो बीकर सी में कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकता। तो याद रखिए कि विज्ञान मनमाना नहीं होता, यह तथ्यों पर आधारित निश्चित नियमों का पालन करता है। और यहाँ नियम यह है कि जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। तो हमें याद रखना होगा कि जिंक जो है वो कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु कभी भी अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। ठीक है भाई, तो जो जिंक था वो कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील था। ठीक है, तो इसलिए उसने उसको क्या है, कभी भी विस्थापित नहीं किया। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि बीकर डी और ई में विस्थापन अभिक्रियाएं क्यों संपन्न नहीं हुई। क्या आप जिंक आयरन और कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु के क्रम का अनुमान लगा सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद धातुओं और अधातुओं के उपयोग, तो आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियां, वायुयान, रेलगाड़ियां, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। आप कुछ अधातुओं के उपयोगों से भी परिचित होंगे। यहाँ कुछ रोचक उपयोग दिए जा रहे हैं, हमें विश्वास है कि आप उनका सही अनुमान लगा पाएंगे। अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों से
पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रकरण में किया जाता है। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। पटाखों में प्रयुक्त होने वाला अधातु, तो ये इसमें जो ये सब मैंने आपको बताए, इन सब में जो है अधातुओं का यूज होता है। तो कुछ आप अपने अनुभव से धातु और अधातुओं के कुछ और उपयोग जोड़ सकते हैं। तो मैंने सुना है कि, तो पहेली ने कहा कि मैंने सुना है कि पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है, यह उनमें किस रूप में पाया जाता है? तो डॉक्टर ने मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई। मेरे शरीर में आयरन कहाँ है? तो ये बूजो ने कहा कि मेरे शरीर में आयरन कहाँ है, जो उसमें कमी आ गई। ठीक है, तो आगे इसने एक दिया है कि आपने कक्षा 7 में सीखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं। तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि भौतिक अभिक्रियाओं में सिर्फ क्या होता है, उसमें फिजिकल एग्जिस्टेंस चेंज होता है, जबकि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या हो जाता है, नए पदार्थ बनते हैं। तो ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनमें अभिक्रिया होती है। अब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ठंडा करके गर्म कर अथवा विद्युत अपघटन द्वारा और अधिक विघटित नहीं किया जा सकता तो वह तत्व कहलाता है। यानी जिसको हम जो आगे क्या है नहीं तोड़ सके, कहीं और उसको विघटित नहीं कर सके, तो वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। तो सल्फर क्या है, एक तत्व है। इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व है। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होता है और तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। उदाहरण के लिए द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। यद्यपि ब्रह्मांड में पदार्थों की संख्या जो है वो अनगिनत है, इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित होती है। तो प्राकृतिक रूप से में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। तो भाई आप इसको याद रखना कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी है, 94 है। ठीक है, तो धातुओं और अधातुओं के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अधिकांश तत्व धातु है, शेष तत्व या तो अधातु है या क्या है, उप धातु है। तो उप धातु कौन से होते हैं, जिनके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो मैं आज आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ कि धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती, जो आज हमने पढ़ा है। तो सामान्यतः धातु क्या होती है, अघातवर्धीय और तन्य होती है। ठीक है, और अधातु जो है वो ना तो अघातवर्धीय होती है और ना ही तन्य होती है। तो सामान्यतः धातु जो है ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, परंतु अधातु जो है ऊष्मा और विद्युत की सुचालक नहीं होती। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं, जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, जो किसके होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जबकि अधातु जल से कभी भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो धातु जो है वो क्षारों से भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन में विस्थापित कर देते हैं। धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। तो ये आज का हमारा जो चैप्टर था ये कंप्लीट होता है। इसके आप अभ्यास के क्वेश्चन जो है वो कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज का जो है हमारा ये चैप्टर नंबर 4 यहीं पे खत्म होता है।